हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। अ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन वाले के बारे में। टैली प्राइम में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन वगैरह कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है और हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्यों करते हैं। क्या होता है कि जैसे बिजनेस ने अपने बैंक का आपका अकाउंट होता ही है, आप बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं एक, ठीक। और कई तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक। उसके बाद आप चेक इशू करते हैं, आपको पेमेंट्स रिसीव होती है। तो क्या होता है कि हम लोग बैलेंस मैच करना होता है बैंक, क्योंकि बैंक में अलग आपका खाता मेंटेन हो रहा है, वहाँ पर किसने पैसे डाले हैं या कहाँ से पैसा आया। आपको हो सकता है डे टू डे बेसिस पे आपको स्टेटमेंट नहीं मिल पाता हो, आपको वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपको स्टेटमेंट आपको मिलता हो। तो आपको जो बैंक बैलेंस एज पर बैंक और बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स वो मैच करना रहता है। तो उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं कई बार। आपने चेक इशू किया हो, किसी को चेक इशू किया हो तो उसने प्रेजेंट नहीं किया हो, या किसी ने आपको चेक दिया हो, आपने उसको प्रेजेंट किया हो, वो चेक क्लियर नहीं हुआ, बाउंस हो गया हो। तो कई सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत होती है। वेरी कर सकता है आपका जो बैलेंस है, जो बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स है और बैलेंस एज पर बैंक बुक्स है, वो वेरी कर सकता है। तो उसको हमेशा क्या होता है कि मैच करके रखना होता है, तो उसमें आसानी होती है। कभी आपको जैसे कोई डिसीजन लेना हो, आपको जो फंड मैनेज करना हो, उसके लिए डिसीजन लेना, आपको चेक काटने हो, आपको फंड ट्रांसफर करना हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता रहे कि आपके जो बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स है और बैलेंस एज पर बैंक है वो मैच होना चाहिए। मतलब पता रहना चाहिए फंड कितना है, बैंक में कितना बैलेंस है, ठीक है। पता करने को तो आप फोन पे पता, बैंक से भी पता कर सकते हैं, पर दोनों चीज़ ये है कि मैच होनी चाहिए, बैलेंस एज पर बैंक और बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग टैली में कैसे करेंगे, जो रिकॉन्सिलेशन है उसको हम लोग टैली प्राइम में कैसे यूज़ करेंगे, उसको हम लोग टैली प्राइम में देख लेते हैं, ठीक है। ये चलते हैं टैली प्राइम पे। ये टैली प्राइम मैंने ओपन कर लिया है, कंपनी पहले से ओपन हुई है, ठीक। हमारे पास बैंक का लेज़र नहीं बनाया है, मैंने पहले से बना के नहीं रखा है। मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैंक का लेज़र वगैरह कैसे बनाना है, ठीक है। उसके साथ दो चार चीज़ें और भी बता दूंगा मैं। तो हम बैंक का लेज़र बना देते हैं, ठीक है। हम बना देते हैं बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सपोज करते हैं कि हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस का जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब इसमें देखिए तीन तरह के आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली ये दोनों सेम ही है, ठीक। बैंक ओसीसी और मतलब कि ग्रुपिंग इसकी सेम ही है। बैंक अकाउंट तो करंट अकाउंट है, तो अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो उसके लिए आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट इसको सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास ओसीसी मीन्स आपके पास कैश क्रेडिट अकाउंट है, और अगर आपका ओवर ड्राफ्ट अकाउंट है तो ये दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बेसिकली बैलेंस शीट में लोन साइड का पार्ट है, ये आपका एसेट साइड का पार्ट है, ठीक। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा ये, और ये लाइबिलिटी साइड में दिखेगा, ठीक है। तो हमारे पास अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो बैंक अकाउंट है वो हमारे पास करंट है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सब चीज़ें आप भर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, ठीक। स्टेट, ठीक है। अब इसमें देखो सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक, ये फीचर है, ठीक। इसमें आप क्या कर सकते हो, यस करके ना आपको जो चेक नंबर इशू किया, मान लीजिए आपको चेक नंबर दिया हुआ है ये ये देखो अपने आप ही आ गया फर्स्ट, आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट। इसका क्या यूज़ है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इस सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप चेक प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑटो ऑटो रिकंसिलेशन उसको बाद में देखेंगे, अभी मैं ऑटो रिकंसिलेशन नहीं बता रहा हूँ, इसको हम नो ही रखते हैं, ठीक है। ये हमने ठीक। अब क्या है, हम बैंक के कुछ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो बैंक के क्या ट्रांजेक्शन होंगे, पेमेंट होगी बैंक से, बैंक में पैसे डिपॉजिट होंगे, कोई रिसीविंग होगी, वो दो चार ट्रांजेक्शन हम कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन कैसे किया जाता है, ठीक। तो मतलब अलग अलग डेट पे हम लोग बैंक एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं।
इसको जो अगर चेक रेंज आपने चेक इशू कर रहे हैं तो चेक रेंज इशू करने के लिए ये यूज डिफॉल्ट बैंक लोकेशन नो करके ये सेट चेक रेंज इसको यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये चेक रेंज पूछेगा, मैंने बोला था ना कि वहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका चेक रेंज, इसमें आप इंस्ट्रूमेंट नंबर ये सब चीज़ें यस कर लीजिएगा F12 करके, इस स्क्रीन पे F12 करके जो भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसको आप यस कर लीजिएगा। अभी हम लोग, ठीक है, अब ये यहाँ पर हमने मान लीजिए चेक नंबर है आपका 1 है, ठीक, और चेक डेट है वो हमने चेक डेट हमने यहाँ पर डाल दी। ठीक, फिर उसके बाद हमने एक और एंट्री कर लेते हैं, बिफोर सेंट्रल। अब हम 2 रिसीविंग की एंट्री कर लेते हैं, स्टेट बैंक। स्टेट बैंक जो ऑप्शन है यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, चेक यहाँ पर और भी है, जिस तरीके से भी आपको पेमेंट रिसीव हो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस, ये हमने क्या किया, 2 हमने पेमेंट की एंट्री कर ली, 2 रिसीप्ट की एंट्री कर ली। ऐसे महीने भर में आपके बहुत सारे पेमेंट्स आएंगी, मतलब पेमेंट्स होंगी, बहुत सारी रिसीविंग आएंगी। ठीक है, ऐसे एंट्रीज। अब क्या हुआ कि मान लो तो मैं आपके पास मंथली मोड पे आपका स्टेटमेंट आता, अब आपके पास स्टेटमेंट आया, ठीक, उसमें कुछ चार्जेस भी कटे होंगे, सारी चीज़ें, तो आपने देखा, आपका आपने स्टेटमेंट देखा, अब आप उसको लेके तो आप क्या करो कि रिकॉन्सिलेशन करना। तो अब आप टैली में रिकॉन्सिलेशन कैसे करोगे, ठीक, उसके लिए आप क्या करोगे, उससे पहले एक चीज आपने क्या किया, आपके डी ए अकाउंट बुक सी डी ए सी, ठीक, ये ऑप्शन डिस्प्ले अकाउंट्स बुक कैश बैंक, तो डिस्प्ले जो गेटवे ऑफ टैली है वहां से इसकी शॉर्टकट है डीएसी। ठीक, तो आप डीएसी प्रेस करेंगे तो फटाफट आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने आके देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज पर जो कंपनी बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास बैंक में जो बैलेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 85,000, और आपने स्टेटमेंट लिया, स्टेटमेंट में कोई और ही बैलेंस आ रहा है। ठीक, स्टेटमेंट का बैलेंस और आपका बैलेंस जो बैंक जो कंपनी के बुक्स का बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहा। तो अब आप क्या करोगे, आप जाओगे बैंकिंग में, बैंक रिकॉन्सिलेशन में जाओगे, यहाँ पर जाके जो भी आपका बैंक है जिसका आपने रिकॉन्सिलेशन करना है, हो सकता है आपके 3-4 अकाउंट है, अभी हम एक ही मान के चलिए, इसको आप एंटर कर दो। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको रिकॉन्सिलेशन जाए, आप देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बैलेंस एज पर कंपनी, ठीक, अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, बैलेंस एज पर बैंक। आपके पास स्टेटमेंट है उसमें तो बैलेंस दिख रहा है, पर यहाँ पर बैलेंस एज पर बैंक क्या बोल रहा है, ये अभी 0। तो जैसे जैसे आप ये एंट्री को, तो आपने क्या किया, आपने स्टेटमेंट उठाया, स्टेटमेंट में देखा, स्टेटमेंट में देखा कि ये 10,000 की एंट्री कब क्लियर हुई है, ये मान लो क्लियर हुई है 2 दिन बाद क्लियर हुई है, 12 में, आपने इसको टिक कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर आया जो बेसिस की एंट्री है 10 तारीख की, ठीक, ये भी आपकी 12 मई को क्लियर होगी। ठीक, ये जो कमीशन रिसीव हुआ था ये आपके पास 11 मई में आ गया, ये जो था ये 15 मई में आ गया। ठीक है, तो अब ये सारी एंट्री आपकी जो है हो गई। ठीक, अब आपने बैंक उसमें देखा कि एक आपकी जो है इतना आपका इतना मैच हो गया, तो आपने तो यस कर दिया। अब उसमें अगर कोई एंट्री है, कोई आपका आपका अगर छूटा हुआ एंट्री है, अगर आपका जैसे बैंक चार्जेस कट गए वो छूटे हुए हैं, तो वो आप कर लोगे, यहाँ से भी आप कर सकते हो एंट्री, है ना। यहाँ से भी आपने गो टू में गए, यहाँ से आपने क्या किया, क्रिएट वाउचर, और आपने जो बैंक चार्जेस कटे हैं उसकी एंट्री आपने कर ली। ठीक, 31 मई को मान लो बैंक चार्जेस कट गए हैं आपके,
तो आपने एक्सपेंसेस का लेजर इसका बनाया, ठीक, मान लो 100-150 रुपये आपके बैंक चार्जेस कट गए, ठीक। अब सपोज करो मैं मान रहा हूँ कि आपका जो बैलेंस दिखा रहा था, बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, जो अब ये तो आपने ये जो बैलेंस पर था क्योंकि अभी हमने एंट्री की है तो यहाँ पर दिखा रहा है, पर सपोज करो यही बैलेंस जो आपको वहाँ दिखा रहा हो बैंक अकाउंट में, ठीक। तो आपने ये एंट्री करी, एंट्री करने के बाद इसमें आप दिया, तो बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स और बैलेंस एज पर बैंक ये आपका मैच हो जाएगा। ये एंट्री बाद में करी हमने अपने बैंक बुक में देखा कितना बैलेंस है, और ये उसके बाद हमने एंट्री करी और इसको एक्सेप्ट करा दिया, तो हमारा क्या हुआ, ये मैच हो गया। इसी में क्या होता, इसी में अगर होता कि जो आपने चेक इशू किया, किसी को इशू किया, वो बंदा भूल गया चेक लगाना, उसने चेक ही नहीं लगाया, तो क्या होता, आपका बैलेंस मैच नहीं होता, है ना। कंपनी के हिसाब से तो आप उसको पैसा दे चुके हो, एज पर अपने कंपनी बुक्स आप उसको पैसा दे चुके हो, पर उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, 10,000 का चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, ठीक। तो आपके यहाँ पर तो दिखा रहा है कि 10,000 से बैलेंस का, पर बैंक में तो बैलेंस है, दैट मीन्स उसने चेक नहीं लगा, तो आप उस चेक को क्लियर नहीं करोगे, आप वहाँ पर जो उसको खाली छोड़ दो, खुला छोड़ दो, ठीक है। सिमिलरली आपने कोई चेक, आपको किसी ने चेक दिया है, आपने वो चेक वहाँ पर लगाया, आपने यहाँ पर एंट्री कर दी रिसीविंग की, आपने एंट्री कर दी, पर वो चेक क्लियर नहीं हुआ, बाउंस हो गया किसी कारणवश, हो सकता है कि उस कस्टमर के खाते में बैलेंस ना हो, या कोई मिसमैच हो, साइन मिसमैच हो, कोई भी रीजंस की वजह से वो चेक क्लियर नहीं हुआ। अभी आपके कंपनी बुक्स में तो दिखा रहा है ज़्यादा पैसा, कि एज पर कंपनी बुक्स हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए, पर वो चेक क्योंकि बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, तो बैंक का और आपका बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो इन सब रीजंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप, यहाँ तो मैंने आपको 4 एंट्री 5 एंट्री समझाया, जहाँ पर महीने के हो सकता है 400-500 एंट्री, 100 एंट्री भी है, तब भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन को करें। पहले तो बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि स्टेटमेंट वगैरह नहीं मिल पाते थे, अब महीने-महीने में मिलते थे। अब तो ऑनलाइन है, तो अब तो आपको मतलब ऑनलाइन आप रेगुलरली डेली बेसिस पे भी देख सकते हो। तब भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस रिकॉन्सिलिएशन का जो फीचर है टैली का, इसको यूज़ करें। बहुत सारे लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं यूज़ करते इसको। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका यूज़ करें, और उसके बाद मेरे को बताएँ कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? अगर कोई इससे रिलेटेड आपको क्वेरी रहेगी, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद।